अल्लाह यार पर चोरी का इल्जाम था और वो अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहता था। इसके बाद उसे एक नाकाबिले यकीन मरहले से गुजरना पड़ा। पंचायत का सरबराह अपने डेरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था कि एक शख्स उसके पास आ गया। आने वाला फरियादी लगता था और पंचायत के सरबराह के पास कोई शिकायत लेकर आया था। क्यों आया? सरदार, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई सरदार। तुझे किसी पे शक है? सरदार मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है मुझे। हम पता उसका नाम अल्लाह यार है सरदार, अल्लाह यार है उसका नाम। अल्लाह यार? बशीर का छोरा? हाँ सरदार वही। मैंने गाड़ी औताक में खड़ी की और फिर वापसी में वो गाड़ी चोरी हो गई मेरी। तुझे किसने बताया कि ये काम अल्लाह यार ने किया? सरदार बस मुझे पता चल गया। तू उसको बुला और उसको बुला के पूछ। अच्छा ठीक है, अब तू जा, मैं देख लूंगा। ठीक है सरदार मैं गरीब आदमी हूँ सरदार देखना जरूर सरदार। आवाज जा बस। राजनपुर के इलाके कोटला जंदा का रिहायशी अल्लाह यार इंतहाई गुर्बत का शिकार था और बेरोजगार था। अल्लाह यार साइकिल पर कहीं जा रहा था कि रास्ते में पंचायत के सरदार ने उसे रोक लिया। अल्लाह यार साइकिल से उतर आया। सलाम सरदार। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह यार, तूने मोटरसाइकिल चोरी की है? नहीं सरदार, मैं ऐसे काम नहीं करता। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? किसकी मोटरसाइकिल है मुझे कुछ मालूम नहीं। कल तू कहाँ था? सरदार मैं तो कल काम पर था। देख ले, आज रात का वक्त है तेरे पास, सोच ले, झूठ बोलने की कोशिश मत करियो, समझा? सरदार अल्लाह यार को धमका कर चला गया और अल्लाह यार उसका मुंह देखता रह गया। अल्लाह यार दोबारा साइकिल पर सवार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अल्लाह यार के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे और उसे अंदाजा था कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कितने अजियतनाक मरहले से गुजरना पड़ेगा। दूसरे ही रोज पंचायत के सरबराह ने इलाके के कुछ लोगों को जमा किया और अल्लाह यार और उसके बाप को भी बुलवा लिया। पंचायत लगी हुई थी। अल्लाह यार मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। पहले इसको सुन लेने दे, तू बोल। सरदार मैं अपनी औताक से बाहर आया तो मुझे बच्चों ने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल इसने चुराई है। अल्लाह यार, सुन लिया ना तूने? अब सीधी तरह से इसकी गाड़ी वापस कर दे। मैं बेकसूर हूं सरदार। तो बेगुनाही साबित करेगा? हाँ सरदार। देख ले, मैं अब भी तुझे मौका दे रहा हूं। 5 लाख रुपया जमा कराओ और अपनी जान छुड़ाओ। सरदार रहम, हम गरीब लोग हैं सरदार। जुर्माना दो बस। सरदार रहम सरदार, हम गरीब। दफा पीछे। सरदार मैं गरीब आदमी हूं सरदार। पिछाट, तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, कल तालाब में डूब कर तुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मंजूर है? हाँ सरदार। तो जाओ फिर, जाओ। राजनपुर और आसपास के कई इलाकों में भापानी नामी जाहिलाना रस्म काफी अरसे से जारी है। इस रस्म में मुल्जिम को कुछ देर पानी में डूबकर अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। इंसान जिंदा सलामत निकल आया तो इल्जाम वापस, और अगर मर गया तो गुनहगार। अल्लाह यार को भी इस मरहले से गुजरना था। अल्लाह यार का बूढ़ा बाप उस रात सो नहीं सका। वो बेचैनी से टहल रहा था।
बेटे पर नजर पड़ी तो उसे यूं लगा कि जैसे कल उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। बेटे की मौत का तसव्वुर करके बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास पैसे होते तो वो जुर्माना अदा करके उसकी जान बचा लेता। थोड़ी देर में सुबह हो गई। दोनों बाप बेटे घर से निकलकर तालाब की जानिब बढ़ने लगे। तालाब के चारों तरफ लोग जमा थे। पंचायत का सरबरा तोता शलवानी अल्लाह यार का इंतजार कर रहा था। अल्लाह यार के पहुंचते ही सरदार ने उसे मुखातिब किया। देख ले, आखिरी मौका है। गुनहगार हुआ ना तो डूब के मर जाएगा। सरदार, जिंदगी और मौत तो अल्लाह साईं के हाथ में है ना सरदार। ठीक है, फिर पानी में उतरेगा तो जब तक मैं आवाज ना दूं बाहर नहीं निकलना। जा फिर। अल्लाह यार को उस वक्त तक पानी में रहना था जब तक कोई 140 कदम तय ना कर ले। दो लड़के पीठ से पीठ मिलाए तालाब के किनारे पर सरदार के हुक्म के मुंतजिर थे। सरदार ने आंख के इशारे से एक शख्स को हुक्म दिया कि वो तालाब में उतर जाए। आदमी एक लंबा सा बांस लेकर आहिस्ता आहिस्ता पानी में चलने लगा। एक मकाम पर जाकर वो रुक गया और बांस की लंबाई से पानी की गहराई नापने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि वो 10 फीट पानी की गहराई तक पहुंच गया है तो उसने आवाज देकर तस्दीक कर दी। अब अल्लाह यार को पानी में चलकर मुकर्ररा जगह पर जाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह यार डोलता हुआ मुकर्ररा जगह पर पहुंचा। उसने बांस को पकड़ लिया। अब सरदार के हुक्म पर किनारे पर मौजूद लड़कों ने मुखालिफ समतों में दौड़ना शुरू कर दिया। उधर लड़कों ने दौड़ना शुरू किया, उधर अल्लाह यार पानी में गायब हो गया। थोड़ी देर में लड़के एक जगह रुक गए तो सरदार ने आवाज लगाई कि अल्लाह यार पानी से बाहर निकल आए। मुकर्ररा वक्त तक पानी में रहने का वक्त खत्म हो गया था। हर आंख तालाब पर लगी हुई थी। अल्लाह यार के बाप के दिल पर एक एक लम्हा कयामत गुजर रही थी। वो अल्लाह यार की फूली हुई लाश का मुंतजिर था। अल्लाह यार जब पानी से नहीं निकला तो पंचायत के सरदार ने तंजामेज नजरों से अल्लाह यार के बाप को देखा। अल्लाह यार के बाप ने सरदार के सामने हाथ जोड़ लिए। सरदार इतराता हुआ उठा और अपने हवालियों के साथ वापस जाने लगा कि अचानक एक आवाज सुनकर रुक गया। सरदार ने पीछे मुड़कर देखा तो अल्लाह यार जिंदा सलामत बांस पकड़े पानी में तैर रहा था। बेटे को जिंदा देखकर उसके बाप ने पानी में छलांग लगा दी और सहारा देकर बेटे को खुशकी पर ले आया। खुशकी पर आते ही लोग अल्लाह यार के इर्द गिर्द जमा हो गए और भंगड़ा डालने लगे, क्योंकि जाहिलाना रस्म के मुताबिक अल्लाह यार ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। सरदार को अपनी बेइज्जती बहुत महसूस हुई। उसने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह यार और उसके हिमायतियों पर हमला कर दे। हाथ पैर तोड़ दो दोनों के। पुलिस ने पंचायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। ये हैं पंचायत के वो लोग जो अरसे दराज से जाहिलाना रस्मों पर अमल करके न जाने कितने लोगों की जिंदगी का चिराग गुल कर चुके हैं। आइए जरा एक बार वो हकीकी मनाजिर देख लीजिए जब अल्लाह यार को पानी में उतारा गया था। और ये है अल्लाह यार जिसने पानी में एक खास वक्त तक डूबे रहकर अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। साकू असां पर लोग ने किते रुले हुए उन कशे साकू बदी यूं आगे किते सटल कोई पता केड़ा इलाका कहीं कोर्ट में ठंडा लगा। बाकी हर शय इलाका वो शख्त जान दे को सब से डॉक्टर नहीं नहीं पानी तो सब पानी तो तुसा अंदर गया है। जी जी असां साफ थी पानी साफ थी गया। पानी तो सत्ता को अंदर पहुंच ला दे। जी जी शब्बीर का कहना है कि माशरे की ऐसी तमाम जाहिलाना रस्मों का खात्मा जरूरी है जिसमें इंसान की जान जाने का अंदेशा लाहक रहता है। शब्बीर ने मुल्जिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची की रिहायशी
एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने डेरा गाजी खान के एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती कर रखी थी, लेकिन जब इस लड़की का शाहजेब से आमना सामना हुआ तो उस लड़की के होश उड़ गए। कोरंगी की रिहायशी इस लड़की का फर्जी नाम आसिया था। आसिया ने फेसबुक पर लॉगिन किया तो इनबॉक्स में शाहजेब का मैसेज आया हुआ था। आसिया बेताबी से शाहजेब का मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ने के बाद आसिया ने शाहजेब की तस्वीर देखी तो कहीं ख्यालों में खो गई। वो डेरा गाजी खान जाने वाली बस में खुद को सफर करती हुई नजर आई और जब बस डेरा गाजी खान पहुंची तो शाहजेब ने मुस्कुराते चेहरे के साथ आसिया को खुशामदीद कहा था। फिर शाहजेब उसे एक कार में बिठाकर अपने घर ले गया, जहां शाहजेब की मां ने आसिया का माथा चूमा था। फिर अचानक शहनाई की गूंज में शाहजेब आसिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया था। आसिया अपने ख्यालों से चौंकी तो शाहजेब की तस्वीर कंप्यूटर पर थी। आसिया ने फौरन शाहजेब को फोन मिला दिया। हेलो, मैं आसिया बात कर रही हूँ। कैसी हो आसिया? मैं परेशान हूँ। देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कराची कब आओगे? बहुत जल्द। तुम परवाह मत करो। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं एक दिन खुद बस पकड़कर डेरा गाजी खान आ जाऊंगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। कराची की रिहायशी आसिया और डेरा गाजी खान के 24 साल शाहजेब की दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी। शाहजेब ने आसिया को शादी का यकीन दिलाया था। आसिया यतीम थी और अपनी एक बहन के साथ कोरंगी में रहती थी, जबकि उसके दोनों भाई शादी करके अलग हो चुके थे। आसिया बुरी तरह शाहजेब के इश्क में डूबी हुई थी, जबकि उसकी बड़ी बहन उसको समझाती रहती थी कि कहीं वो कोई धोखा न खा जाए। आसिया, जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने कभी शाहजेब को देखा है क्या? नहीं बाजी, बस तस्वीर देखी है। तस्वीर जाली भी तो हो सकती है। बाजी, मैंने उससे फोन पर भी बात करी है। वो एक अच्छा लड़का है। पछताएगी एक दिन। मेरा क्या है? आसिया और शाहजेब वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद एक दूसरे के नजदीक आ गए और अब आसिया शाहजेब पर अंधा एतमाद करने लगी थी। अब आसिया रात दिन फेसबुक और फोन के जरिए शाहजेब से राब्ते में रहने लगी। शाहजेब, मुझे लग रहा है तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। बहुत जल्द आऊंगा तुमको लेने के लिए। तुम परेशान मत हो, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मसरूफियात है। देखो, अगर तुम ना आए ना तो मैं खुद आ जाऊंगी वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं वहाँ आई तो कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? घर में और कहाँ? अपनी माँ से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। अच्छा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। एक रोज जब आसिया ने फोन कर शाहजेब को बताया कि वो 2 दिन के बाद बस में सवार होकर डेरा गाजी खान आ रही है, तो शाहजेब थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो उसे अपने घर ले जाने से कतरा रहा था। लेकिन उसने आसिया के लिए मुतबादिल इंतजाम करना शुरू कर दिया था। आसिया डेरा गाजी खान जाने वाली बस में सवार थी और शाहजेब से मुसलसल राब्ते में थी। रात के 3:30 बजे जब बस डेरा गाजी खान पहुंची तो कुछ मुसाफिरों के उतरने के बाद आसिया भी बस से बाहर आ गई। उसने आंखें फाड़ कर इधर उधर शाहजेब को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन शाहजेब वहां मौजूद नहीं था। आसिया ने शदीद घबराहट और परेशानी के आलम में शाहजेब को फोन मिला दिया।
तुम? बस आ गया। तुमने सर पर चादर पहनी हुई है ना? हाँ, मैंने सर पर चादर ओढ़ी हुई है। मैंने तुम्हें देख लिया है, बस मैं आया। कैसी हो आसिया? कौन हो तुम? शाहजेब, तुम्हारा शाहजेब। तुम शाहजेब नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ 22 बरस का है। यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ये डेरा गाजी खान का रिहायशी शकूर था, जो बाल बच्चों का वालिद था, और इसने जाली तस्वीर और जाली अकाउंट बनाकर आसिया को अपने जाल में फंसाया था। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम? पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा बात सुनो, मेरा नाम शकूर है और शाहजेब के नाम से मैं ही तुमसे बात कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर एक बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? देखो, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे अभी के अभी कराची जाने वाली गाड़ी में बिठाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आसिया, अब रात को यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। मुझ पर एतमाद करो, रात गेस्ट हाउस में गुजार लो, मैं सुबह तुमको छोड़ दूंगा। प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शकूर आसिया को बहला पुछलाकर गेस्ट हाउस ले गया, जहां शकूर और उसके दो साथियों ने मुबैना तौर पर आसिया के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर डाली। फिर दूसरे रोज शकूर आसिया को डरा धमकाकर एक नामालूम मकाम की तरफ ले जा रहा था कि रास्ते में एक पुलिस एहलकार, जो कि रूटीन की गश्त पर मामूर था, उसने शक की बुनियाद पर शकूर से पूछगछ शुरू कर दी। तो आसिया ने अपनी सारी दुख भरी दास्तान उस पुलिस वाले को सुना दी। पुलिस ने शकूर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, और फिर पुलिस ने जो बयान दिया वो ये। यहाँ पे मिला पुछला कर टेलीफोन के जरिए पहले इनकी दोस्ती लगी शकूर नामी लड़के के साथ। तो फिर उसे यहाँ की शादी के बहाने उसे यहाँ पे बुलाया, और बुलाने के बाद उसे गेस्ट हाउस में ले गया। उसके साथ उसके बाकी साथी एक वकास कामी लगता था, और उसका दोस्त था, और उसका एक अजीज मानुल्ला भी इस सारी साजिश में, सारे मामले में उसके साथ हमराही था। वापस कराची छोड़ने के लिए जब बस स्टैंड पे लेके जा रहे तो रास्ते में जाहिद कांस्टेबल है, उसने इनको मुश्तबा समझकर वहाँ पे उसने अरेस्ट किया। तो फिर पुलिस को इत्तला दी। मामला जब हमारे नोटिस में आया तो सारी फिर उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई, और मुलजमान को भी अरेस्ट किया गया, और हस्ते ज़ाब्ता के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये है वो मरकजी मुल्जिम जिसने मुबैना तौर पर आसिया को अपने जाल में फांसकर डेरा गाजी खान आने पर मजबूर किया। शब्बीर ने जब मरकजी मुल्जिम से बात की तो उसने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। ये कराची मुझे एक बार नहीं, मुझे 50 बार बुला चुके हैं। प्लीज आप कराची जाओ, या मैं नहीं आ सकता कराची। आप अगर आपने आना है तो आप खुद आ जाओ। ये सर जी वहाँ से आके बैठने के बाद यहाँ ये डीजी खान मेरे पास आके पहुंची। सर ये जैसे वहाँ पे आए, इन्होंने मुझे देखा तो ये फौरन हट गए। इन्होंने कहा भाई नहीं, आपने तो मुझे कहा था कि मेरी एज जो है ना 24 साल है, आप जो ना तकरीबन 34 या 35 के हो। मुझे 34-35 मेरी नहीं है, अगर मेरी एज हो भी तकरीबन 27, 28, 29 की है। उसने कहा नहीं, आपकी एज जो है ना इतनी ज़्यादा है। तो अच्छा मैंने कहा ठीक है, अब क्या करनी है, मुझे टिकट करवा दो, मैंने वापसी जाना है। मैंने ठीक है मैं आपको टिकट करा देता हूँ, लेकिन इस टाइम रात के 4 बजे कोई गाड़ी यहाँ पर से नहीं जाती। जो है ना सुबह आपको मेरा वादा हो गया, मैं आपको। इसने कहा नहीं जी बस नहीं, चल ठीक है, सुबह जो है ना मुझे टिकट करा देना। मैंने वहाँ पे कमरा लिया हुआ था शालीमार होटल के साथ, एक गेस्ट हाउस है सुलेमान गेस्ट हाउस, वहाँ पे सर से मैं ले गया। वहाँ पे इसे जाके मैंने बिठाया, या तो मैंने सिर्फ उसे बाजू से पकड़ा, यहीं से पकड़ा है सर। उसे ये जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा है सर, उसने अपना हाथ जो है ना। वाक़े के कुछ रोज बाद पुलिस ने आसिया को कराची में उसके वर्षा के हवाले कर दिया था, और मुल्जिमान पर मुकदमा कायम करके उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। गाड़ी तुम्हारी अपनी है या किराए पर चलाते हो? आप कितनी जल्दी तैयार हो सकती हैं? हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? यहाँ सिर्फ गुलछर्रे उड़ाने आती है। खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे बोला। कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत का पहले कोई वजूद था, लेकिन आजकल इंसान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी से इश्क करे और मोहब्बत में सर धड़ की बाजी लगाकर खुद को फना कर ले। शब्बीर के मुशाहिदे में ये बात आती रही है कि आजकल मोहब्बत में मोहब्बत से ज्यादा लोग मोहब्बत की अदाकारी करते हैं। तो गोया लोग इश्क नहीं करते बल्कि मोहब्बत का खेल खेलते हैं। ऐसा ही एक सच्चा वाकया शब्बीर ने गुज्जर खान में भी देखा है, आप भी देखिए। नसीमा टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठी अखबार पढ़ रही थी और ज़काउल्लाह टैक्सी चला रहा था। कुछ फासला तय करने के बाद टैक्सी एक शॉपिंग सेंटर के सामने रोक दी गई। ड्राइवर बाहर निकला, उसने बड़े एहतराम के साथ पीछे का दरवाजा खोल दिया। नसीमा टैक्सी से बाहर आई, ड्राइवर को इंतजार करने का इशारा किया और तेज तेज कदमों से चलते हुए शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो गई। खातून के जाने के बाद ज़काउल्लाह ने टैक्सी एक तरफ लगाई। फिर उसने टैक्सी में लगे टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया और खातून की वापसी का इंतजार करने लगा। खातून को वापसी में कुछ देर अचानक उसे ख्याल आया कि टैक्सी में गाना बज रहा था। उसने टेप रिकॉर्डर बंद करना चाहा मगर खातून ने रोक दिया। ये गाना क्यों बंद कर रहे हो? चलने दीजिए, अच्छा सॉन्ग। अच्छा बेगम साहब, कितना कमा लेते हो रोज का? जी बेगम साहब, अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। ये मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए 2 महीने के लिए। जी ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। तो तुम मुझे बता दो, मतलब मैं एडवांस में पेमेंट कर देती हूँ 2 महीने का ही। जी नहीं बेगम साहबा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको गाड़ी कब चाहिए होगी। बस ठीक है, फिर मैं जब फ़ोन किया करूँगी तो तुम आ जाया करना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ से सीधा जाना और फिर राइट हैंड पे टर्न करना है। वो फूल वाली की दुकान पर? हाँ एग्जैक्टली, हाँ बाहर हो। भाई जी ये ले लें 250 रुपए के। इतने सारे का क्या करूँगी? अच्छा एक सुनो, नसीमा खातून कुछ अरसे पहले नॉर्वे से अपनी मकान की तामीर के सिलसिले में पाकिस्तान आई थी। खातून शादीशुदा थी, बच्चे नॉर्वे में थे। खातून ने भाग दौड़ के लिए ज़का की टैक्सी किराए पर ले रखी थी। ज़का एक मेहनतकश और एक ईमानदार आदमी था। खातून जल्द ही उस पर भरोसा करने लगी थी, बल्कि अब इन दोनों की दोस्ती मजीद परवान चढ़ने लगी थी। अब तो यूं हो गया था कि ज़का बगैर फोन के भी खातून के घर के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता। एक दिन खातून को टैक्सी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ज़का को फोन कर डाला। खातून हैरान और परेशान घर से बाहर निकली तो ड्राइवर दरवाजा खोले खड़ा था। इस बार खातून पिछली नशिस्त के बजाय बराबर वाली सीट पर बैठ गईं। आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया, इतनी जल्दी आ गए। मैं कल से अपने घर ही नहीं गया। क्या? क्यों? क्या बीवी से लड़ाई हो गई? हाँ, उस जाहिल औरत से लड़ाई हो गई है। कहती है कि मैं आपको लेने और छोड़ने ना आया करूं। ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी बीवी है, मैं समझाऊंगी उसको। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में कोई इल्जाम लगा देगी तो मैं क्या करता फिरूंगा फिर। ज़का इरफान, दाल में कुछ तो काला है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इरफान और उस नॉर्वे परट खातून के दरमियान ताल्लुकात अब दोस्ती से बढ़कर बहुत आगे निकल गए थे। बेतकल्लुफी उरूज पर थी। वो खातून इरफान पर पानी की तरह अपना पैसा खर्च कर रही थी। इरफान का तो हुलिया ही तब्दील हो गया था।
इरफान अब पहले से ज्यादा अच्छे लिबास में नजर आता था। ज़का-उल्लाह और नसीमा एक होटल में बैठे थे। होटल की फजा खासी ख्वाबनाक थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मैं वापस नॉर्वे चली जाऊंगी और तुमको तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। बेचारी। यार ये तो ज्यादती है ना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, नींद आ गई थी रात को? नहीं, रात भर तुम्हारे ख्यालों ने सोना नहीं दिया। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़े डायलॉग मारे जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या हुआ तुम्हारे भाई की शादी का? हाँ यार, वो अगले महीने है उसकी शादी। मैं बहुत परेशान हूँ। 4 लाख रुपए चाहिए वो मुझे। 4 लाख? अच्छा मैं कुछ करती हूँ। मुझे पता था तुम जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर दोगी। इरफान के 4 लाख के तकाजे के बाद नसीमा ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था, क्योंकि नसीमा को एहसास हो गया था कि इरफान उसे सोने की चिड़िया समझ रहा था। और वैसे भी नसीमा ने उन दोनों के ताल्लुकात की अच्छी खासी कीमत अदा कर दी थी। नसीमा के बदले हुए रवैयों को देखकर इरफान का दिमाग घूम गया, क्योंकि नसीमा की वजह से इरफान और उसकी बीवी के ताल्लुकात अच्छे खासे खराब हो गए थे और वो आए दिन उसे ताने देती रहती थी। आज बुलाया नहीं तुम्हें तुम्हारी बेगम साहिबा ने? तुम्हें ताने देने के अलावा कोई काम नहीं आता? जाओ अपना काम करो। क्या हुआ? 4 लाख मांगे थे ना तुमने अपनी बेगम साहिबा से, दिए नहीं थे उन्होंने? तुम्हें इससे कोई मतलब? ये यूरोप की औरतें यहाँ सिर्फ गुलछर्रे उड़ाने आती हैं। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा उस औरत के साथ चक्कर चल रहा है? चक्कर नहीं चल रहा तो दिन रात मस्जिद में इबादत करने जाते हो क्या उसके साथ? क्या करूं? टैक्सी चलाना छोड़ दूं? छोड़ दूं काम वाम? पैसे ना कमाऊं? पैसे ना कमाऊं? तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ छोड़ दो मुझे, मुसीबत लगा रखी है। 2 मिनट सुकून नहीं है इस घर में। जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ जाओ, बुलाया होगा तुम्हें तुम्हारी बेगम साहिबा ने। इरफान गुस्से के आलम में पांव पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसने टैक्सी स्टार्ट की और इंतहाई लापरवाही और तेज रफ्तारी से टैक्सी चलाने लगा। अब उसे नसीमा एक मतलब परस्त औरत के रूप में नजर आ रही थी। उसे उसके साथ गुजारे हुए लम्हात याद आ रहे थे। उसे नसीमा का वो चेहरा भी याद आ गया जब ज़का ने उससे पैसे का तकाजा किया था और उसने बात गोल कर दी थी। और इस वाक़े के बाद अक्सर नसीमा ने ज़का-उल्लाह का फोन उठाना बंद कर दिया था। ज़का इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ टैक्सी चला रहा था। उसने कई सिग्नल सब्ज बत्ती के बगैर क्रॉस किए और 2-4 बार हादसे से भी बाल बाल बच गया। ज़का ने कुछ दूर जाकर एक दुकान के सामने गाड़ी रोक दी और दुकानदार को कुछ सामान पैक करने के लिए कहा। इस दौरान वो दुकान से कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। थोड़ी देर में दुकानदार ने थैला उसके हवाले किया। उसने झांक कर थैले में देखा, दुकानदार को पैसे दिए, खुद टैक्सी में बैठा और उसने रात के वक्त टैक्सी नसीमा के दरवाजे के सामने जाकर रोक दी। टैक्सी से उतरने से पहले उसने अंदर की बत्ती बंद की और फिर थैले से कोई चीज निकालकर टैक्सी से उतर आया। उसने नसीमा के दरवाजे पर लगी बेल पर हाथ रखा तो नसीमा अपने बिस्तर पर थी। घंटी की आवाज सुनकर उसने हैरानी से चारों तरफ देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो समझ गई कि वो ज़का के सिवा और कोई नहीं था। नसीमा ने मुस्कुराते हुए बाल संवारे और दिलबराना अदा के साथ दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खोलने से पहले एक बार फिर अपना जायजा लिया, बाल संवारे, दरवाजे से झांक कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया।
सामने ज़का इंतहाई गुस्से के आलम में खड़ा था। आओ। मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाली थी और तुम आ गए। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम झूठी और मतलबी हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या? मैं? चलो। नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं तुझे पहचान चुका हूं। ज़का ने इंतहाई तैश के आलम में तेजाब से भरी हुई बोतल नसीमा के जिस्म पर छिड़क दी और वहां से फरार हो गया। ये था उस नाम निहाद मोहब्बत की कहानी का अंजाम, जो वक्ती जरूरतों से शुरू हुई थी और मोहब्बत के रूप में परवान चढ़ती रही। शब्बीर को मालूम हुआ है कि गोजर खान के इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े में खातून बुरी तरह जख्मी होकर इन दिनों अस्पताल में है और मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।